नमस्कार दोस्तों, एसएस ऑनलाइन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। एसएस ऑनलाइन आज से आप सभी बच्चों के लिए भौतिक विज्ञान की नई कक्षाएं प्रारंभ करने जा रहा है, जो कक्षा 12 के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो समय को जाया न करते हुए हम सीधे टॉपिक पर बात करते हैं कि आज आपका टॉपिक क्या है और हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर की बात करें तो पहला चैप्टर आपका क्या है? पहला चैप्टर है कूलाम का नियम। पहला चैप्टर आपका क्या है? कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। तो यहां पे हम आज आपको स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। तो हम उस टॉपिक में सबसे पहले टॉपिक की बात करें तो सबसे पहला टॉपिक आपका क्या है? कूलाम। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? कूलाम का नियम। क्या पढ़ेंगे? कूलाम का नियम। ठीक है, अब कूलाम के नियम समझने से पहले हमें दो चीजें समझना पड़ेगा कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश आपके दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश होता है और एक ऋणावेश होता है। इतनी बात क्लियर है आपको? तो हम देखिए कूलाम के नियम में सबसे पहले आपको हम प्रूव करके बताएंगे कूलाम के नियम ने कहा क्या। तो हमें स्टेटमेंट जानने से पहले हमें कूलाम के नियम को समझना होगा। अगर आप कूलाम का नियम समझ रहे हैं तो बिल्कुल आइए ध्यान देते हैं इधर बोर्ड की ओर और हम देखते हैं कूलाम का नियम है क्या। सबसे पहले कूलाम के लिए हमें दो आवेश मानना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि दो बिंदु आवेश। दो बिंदु आवेश कैसे बिंदु आवेश हैं? दो बिंदु आवेश, एक Q1 है प्लस Q1 है और दूसरा क्या है? Q2 आवेश है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इस बिंदु आवेश को या तो हम निर्वात में रखें या कहीं पर भी रखें, ठीक है, वो आपके ऊपर निर्भर है। हम बात करते हैं बिंदु आवेश है क्या। बिंदु आवेश, बिंदु आवेश प्लेन पर खींचा हुआ एक पॉइंट है, बिल्कुल पॉइंट। यानी पॉइंट का मतलब है अगर इतना बड़ा आवेश है तो आप उस पर जानेंगे कि उस पर आवेश का जो प्रभाव होगा वो क्या होगा? बिल्कुल कम होगा। बिल्कुल क्या होगा? कम होगा। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि बिंदु आवेश जो होता है, बिंदु आवेश अगर क्या करता रहेगा? वेरी करता रहेगा या चेंज होता रहेगा, तो उस कंडीशन में आप जानते हैं जो आप कूलाम के नियम में फोर्स निकालते हैं उसकी वैल्यू में क्या हो जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा। इसीलिए हम क्या मानते हैं? बिंदु आवेश मानते हैं। और बिंदु आवेश आप जानते हैं आवेश जो होता है सारे परमाणुओं से ही होते हैं। सारे काम परमाणुओं से होता है कि परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे या परमाणु पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है, तभी हम कहते हैं आवेश। तो इसीलिए हम सभी आवेश को कैसे दिखाते हैं? सभी आवेश को हम स्फीयर के रूप में दिखाते हैं, गोले के रूप में दिखाते हैं। अगर इन दो बिंदु आवेशों को, दोनों बिंदु आवेशों को इनके बीच की दूरी r दूरी पर क्या कर दें? रख दें, ठीक है, बिल्कुल r दूरी पर रख दें। तो आप देखेंगे ये जो आपका गोला खींचा गया है जो आवेश है, तो आवेश में क्या होगा? रेडियस होगा। तो आवेश की रेडियस हमेशा इन दोनों आवेशों के रेडियस के से क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। तो हम ध्यान से लिखते हैं कि क्या हमने किया है। हम मानते हैं कि माना दो बिंदु आवेश, माना दो बिंदु आवेश, ठीक है, दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 हैं। Q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं। एक दूसरे से r दूरी पर क्या हुए हैं? रखे हैं। एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं। क्लियर? इतनी बातें हमने समझ ली है। तो इन दोनों के कारण जो बल लगेगा उस बल को हम आइए देखते हैं किस प्रकार से बल को डिनोट करते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आप जानते हैं Q1 और Q2 दोनों कैसे आवेश हैं? धनात्मक आवेश हैं। अगर धनात्मक आवेश हैं तो इसका मतलब है जैसे जैसे इन दोनों को पास में लाएंगे ये क्या करेंगे? एक दूसरे को धक्का देंगे, एक दूसरे को दूर कर देंगे। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो अब देखते हैं, आइए कूलाम के नियम में क्या देखते हैं कि अगर इस Q1 से माने कि Q1 भी धनावेश है और Q2 भी धनावेश है, लेकिन अगर Q2 को Q1 की तरफ लेके आए
तो Q1 क्या करेगा, इस धन आवेश को ढकेलने का प्रयास करेगा। अगर ढकेलने का प्रयास करेगा और इस बिंदु आवेश को अगर AB से डिनोट करते हैं तो Q1 के कारण Q2 पर जो बल लग रहा है उस बल का मान, वो बल किसके कारण से लग रहा है, Q1 के कारण Q2 को क्या कर रहा है, ढकेल रहा है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, क्लियर हुआ। अब Q2 भी क्या करेगा भाई, Q1 को अगर Q2 के सापेक्ष लेके आए तो Q2 भी Q1 पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। लेकिन वो दोनों बल आप ध्यान रखिएगा, वो दोनों बल परिणाम में क्या होंगे, बराबर होंगे। परिणाम के में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आइए देखते हैं कि अगला कूलाम के नियम के अनुसार क्या बनता है। तो आइए देखते हैं कि Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल क्या है, F है। तो F जान लिए कि किसके प्रोपोर्शनल होगा, F हमेशा किसके प्रोपोर्शनल होगा, Q2 के प्रोपोर्शनल होगा। तो F प्रोपोर्शनल किसके होगा, Q2 का। यानी जितने जितने ज़्यादा पास लेके आएंगे Q1 Q2 को उतनी तेजी से क्या करेगा, ढकेलेगा। ये समझ में आ गया। अब अगर Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल तो हमें पता हो गया, लेकिन इसी प्रकार हम पता करेंगे और इस समीकरण को हम क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल यह प्रोपोर्शनल क्या होगा, Q2 के होगा। इसी प्रकार हम क्या मान सकते हैं कि Q2 के कारण Q1 पर जो लगने वाला बल है, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला जो बल है वो बल क्या होगा, यह प्रोपोर्शनल क्या होगा, Q2 के होगा। और इस यह प्रोपोर्शनल Q2 को क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ गया। दोनों बिंदु आवेश हैं, तो दोनों बिंदु आवेश पर जो बल है वो क्या है, बराबर है। इसका मतलब अगर हम समीकरण 1 और 2 को क्या कर दें, कंबाइन कर दें, जोड़ दें, या इसको दोनों को मिला दें, जैसे ही आप मिलाएंगे उस कंडीशन में आप ये देखेंगे कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिलाने पर, 2 को मिलाने पर होगा क्या कि F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 और Q2 के, और ये क्या होगा, ये इक्वेशन नंबर आपका 3 होगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई है। तो इसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं। आप ये भी जानते हैं कि बल क्या होगा, आप ये भी जानते हैं कि बल Q1 और Q2 के बीच की दूरी को हमने क्या माना है, R। तो यहाँ पर क्या मानेंगे, यदि Q1 व Q2 के बीच की दूरी क्या है, बीच की दूरी R हो, तो जो आपका बल होता है, बल क्या होता है, बल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। बल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, 1/r² के होता है। और इस समीकरण को हम क्या मानेंगे, 4। अब F प्रोपोर्शनल 1/r² क्यों होता है, इसका रीजन कहाँ से, आपने पढ़ा होगा F = ma। और एक आप जानते हैं गति के तीसरा समीकरण अगर लगा दें तो A बराबर क्या होता है, A बराबर होगा b²/2s। अगर u को हम क्या मान लें, 0 मान लें, तो 2s, यस के जगह पर अगर हम r रख दें तो A प्रोपोर्शनल किसके होगा, 1/r के होगा। अगर 1/r के होगा तो यहाँ पर देख रहे हैं Q2 के कारण भी लग रहा है, तो Q2 भी Q1 से दूरी है, कुछ दूरी पर स्थिर है, यानी यह प्रोपोर्शनल 1/r होगा। और फिर Q1 के कारण होगा तो यह प्रोपोर्शनल 1/r, दोनों को अगर कंबाइन कर दें तो 1/r क्या होगा, r², यानी F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, 1/r² के होगा। यानी r दूरी के वर्ग के क्या किस में होगा, व्युत्क्रमानुपात में होगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई है। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई है। तो आप देख रहे हैं समीकरण नंबर 3 और समीकरण 4, अगर इसको हम यहां से सॉल्व करें, ठीक है, तो आप देखेंगे समीकरण 1 समीकरण 3 व समीकरण 4 से समीकरण 4 को मिलाने पर, ठीक है,
आप जैसे ही मिलाएंगे तो यफ क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, आपके कूलाम नियम का स्टेटमेंट यहाँ पे प्रूफ हो जाता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच अगर दोनों धन आवेश हैं तो कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा कि प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर ये दो, एक धनात्मक होता है एक ऋणात्मक होता है, तो उनके बीच कैसा बल लगता है, आकर्षण बल। इसीलिए क्या कहते हैं, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल क्या होता है, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुकोणानुपाती होता है। गुणनफल के क्या होता है, अनुकोणानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपात में होता है। यही क्या है आपका कूलाम का नियम है, यही क्या है कूलाम का नियम है। अब ध्यान से समीकरण नंबर 5 देखिएगा, या इसको समीकरण नहीं मानते, यहीं से देखते हैं। तो आप देखिए क्या करेंगे कि यह प्रोपोर्शनल क्या है, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर के हैं। अगर हम इस प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाना चाहें तो ये प्रोपोर्शनल चिन्ह तभी आप हटा सकते हैं जब हम क्या करें, बराबर के साथ एक अनुकोणानुपाती क्या मान लें, नियतांक मान लें, और उस नियतांक को स्मॉल k से डिनोट कर दें। तो आप देखेंगे उस कंडीशन में यह बराबर क्या होगा, k Q1 Q2 अपान क्या होगा, आर स्क्वायर के होगा। इतनी बात समझ में आ गई। जहां पर k क्या है, जहां पर k क्या है, जहां पर k है अनुक्रमानुपाती नियतांक, अनुक्रमानुपाती नियतांक। जहां पर k क्या है, स्मॉल k क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए k का मान, आप जानते हैं इसके बीच में अगर k आ गया तो k किस पर डिपेंड करेगा, k का मान इस बल पर भी डिपेंड करेगा, इनके आवेशों पर भी डिपेंड करेगा, और किस पर डिपेंड करेगा, दूरी पर डिपेंड करेगा। अगर हम मान लें, क्या मान लें कि यदि बिंदु आवेश कहाँ पर हो, निर्वात में हो। निर्वात का मतलब है जहाँ पर वायु ना हो, लेकिन ऐसा कोई जगह संभव नहीं है जहाँ पर वायु ना हो। इसीलिए कभी कभी बुक में आप देखेंगे निर्वात के आगे ब्रैकेट में लिखा जाता है अथवा वायु। ठीक है, इतनी बात समझ में रखिएगा कि यदि दो बिंदु आवेश कहाँ पर रखे हों, निर्वात में रखे हों। तब निर्वात में जब रखे होंगे तो उस कंडीशन में जो k का मान लिखा जाता है, k का मान प्रयोगों द्वारा निकाल के ये लिखा गया है कि 9.0 इंटू 10 की पावर क्या है, 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर, ठीक है, प्रति कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो k के मान की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यह बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। यदि हमने बिंदु आवेशों को निर्वात में रखा है तो उस कंडीशन में आप क्या मान सकते हैं कि इस k के जगह पर, k के स्थान पर, स्मॉल k के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। k के स्थान पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखने पर, तो आप ध्यान से देखिएगा, ये आपका जो समीकरण है, इसको समीकरण के नंबर को 5 अगर मान लें तो समीकरण 5 आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 5 हो जाएगा यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होगा Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। Q1 Q2 क्या हो जाएगा, अपान आर स्क्वायर होगा, और वो क्या होगा, यही आपका क्या है, कूलाम बल है। ठीक है, यही क्या है, कूलाम का नियम है। कूलाम का नियम क्या कहता है, अगर इसको हम क्या मान लें, कांस्टेंट मान लें, तो यह क्या है, दोनों आवेशों के अनुकोणानुपाती है, गुणनफल के अनुकोणानुपाती है, एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपात में। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका कूलाम का नियम हो गया। तो कूलाम का नियम यदि निर्वात में पूछा जाए कि कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों पर जो लगने वाला बल होगा, निर्वात में उस बल का मान होगा यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर बात करें कि एप्सिलॉन नॉट क्या है,
एप्सिलॉन नॉट है आपका निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की क्या है? विद्युतशीलता। निर्वात की क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है। कृपया इसको ध्यान से आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो हम आगे की ओर चलते हैं। और जब भी आप कूलाम के नियम को अगर प्रूव करना हुआ आया या सूत्र के निगमन करने के लिए आया तो उसके बाद आप नोट्स ज़रूर लिखिए। उसमें छोटे छोटे पॉइंट, आप 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों पॉइंट, वो पॉइंट क्या हैं, आइए हम एक बार क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो अगर हम मिटा दें इसको तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हम देखते हैं वो नोट पॉइंट क्या है और उस नोट पॉइंट को किस प्रकार से हम लिखेंगे। ठीक है, अगर उस नोट पॉइंट को हम जान लेते हैं तो आप जान लीजिए, आप जो अलग बच्चे लिखते हैं, अलग कापी इसी प्रकार लिखी जाती है कि उसके नीचे आपको क्या लिखा होना चाहिए, आपके नोट्स लिखे होने चाहिए, नोट लिखे होने चाहिए। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि नोट पॉइंट में क्या लिख सकते हैं। नोट पॉइंट में अभी आपने ये देखा कि जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है। निर्वात की क्या है? विद्युतशीलता है। तो आप एप्सिलॉन नॉट का क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट का मान लिख सकते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? अगर मान की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्लस न्यूटन मीटर स्क्वायर। इतनी बात आपके समझ में आ गई। तो नोट पॉइंट में हम क्या लिख सकते हैं, अगर एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है तो एप्सिलॉन का मान 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। दूसरी चीज़ हम क्या लिख सकते हैं? दूसरी चीज पॉइंट पे लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आप देख रहे हैं क्या है? कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, साथ में क्या लिख सकते हैं? इसका विमीय सूत्र क्या है? एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र है आपका है, विमीय सूत्र आप निकालना जानते हैं। ठीक है, तो विमीय सूत्र को हम डायरेक्ट क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं m-1 L3। ठीक है, ए को क्या लिखेंगे? A4 लिखेंगे, A2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे T4 और A2। ये आपका क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो कृपया इस वीडियो को आराम से देखिए और आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपको फिजिक्स क्या होगा, फिजिक्स में मज़ा आने लगेगी और ये आपके लिए क्या हो जाएगा, एकदम इजी हो जाएगा। तब तक के लिए आप सभी बच्चों से जय हिंद है और आप सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।